नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करवा चुका। विटामिन्स वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। अभी फिलहाल हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। और गाइज, पाचन तंत्र के हम 70 क्वेश्चन आपको करवा चुके। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही थी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाकर चेकआउट कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। आज गाइज आपको वन लाइनर बहुत अच्छे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 71। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 71। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको डिटेल में पहले समझा चुका। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि दांतों का जो इनेमल वाला भाग होता है ये किससे बना होता है। आप सभी को पता है बेटा, हमारे दांतों के ऊपर जो आपको सफेद रंग का एक आवरण दिखाई देता है उसे ही इनेमल कहा जाता है। और इस इनेमल में 0% पानी होता है। इस इनेमल में 0% पानी होता है और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है भैया। कौन? ये इनेमल। और ये किसका बना हुआ होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बना हुआ होता है भैया ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट का। एग्जामिनर कोई सी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं डरना है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिर्फ आपको वो ही याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 22/4/2016 को। सेम यही क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 72। सेम वही क्वेश्चन है, दंत वल्क जिसे आप दंत इनेमल भी कहते हो, किससे बना होता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 24/10/2018 को। पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2014 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट। इस इनेमल से संबंधित एक बीमारी भी होती है जिसे दंत क्षय कहा जाता है। आप सभी को पता है दंत क्षय क्या होता है। इस दंत क्षय में हमारे जो दांत होते हैं बेटा वो सड़ कर के नीचे गिरने लग जाते हैं। इस बीमारी को कहा जाता है दंत क्षय। ऐसा क्यों होता है? जब आपके दांतों के बीच में लंबे समय से अगर कोई भोजन पड़ा हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो लंबे समय से आपके दांतों में जो फंसा हुआ भोजन है उसमें जो शर्करा पाई जाती है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसमें जो ग्लूकोज पाया जाता है, उस ग्लूकोज को वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एसिड होता है वो इतना खतरनाक होता है कि भैया वो इस इनेमल को नष्ट कर देता है और आपके दांतों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य ये इनेमल ही करता है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे शुरुआत में कहा कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है कौन? ये इनेमल। इसमें 0% पानी होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है भैया, जो हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर ये एसिड आपके इस दांतों के इस इनेमल वाले भाग को नष्ट कर देता है तो फिर आपके दांत सड़ने लग जाते हैं, आपके दांत टूट टूट कर नीचे गिरने लग जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ऐसा कब होता है? जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब। ये मैं सब आपको पढ़ा चुका, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने पहले वाली क्लास से नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आज वन लाइनर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट। आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया
ओके, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सर पागल तो नहीं हो गए, इन क्वेश्चनों को बार बार क्यों करवा रहे हैं। भैया मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 71 करवाया था तो वो आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 2014 को पूछा गया था। जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 72 करवाया तो वो क्वेश्चन भैया आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। और अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 73 जो करवा रहा हूं ये आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन को 3 बार करवा रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि 3 बार करवा दिया, हमें सब कुछ याद हो गया, तो फिर भी आपको बार बार क्यों करवा रहे हो। भैया जब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और जब आप ये ऑप्शन देखते हो तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कैल्शियम क्लोराइड बताया था सर ने, या फिर कैल्शियम सल्फेट बताया था, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट बताया था, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट बताया था। तब आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और उस समय भैया मेरी बात ये काम आएगी कि वास्तविकता में सर ने जो बताया था वो बहुत अच्छा बताया था। क्वेश्चन मैंने 3 बार इसलिए करवाया था क्योंकि भैया आप इस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ सको और इस क्वेश्चन का आंसर 3 बार दे सको, ताकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ को यहाँ ही याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि हमारा दंतवल्क यानी कि इनेमल जो होता है वो किससे बना होता है, तो भैया कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 29/4/2016 को पूछा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना भैया। इतनी बात क्लियर है। एक दंत क्षय के बारे में भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चीज को भी याद कर लेना। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर देना है, चले क्या। ओके, देखिए भैया अब बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा है बेटा उसको किस में मापा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कैलोरीज, ऑप्शन नंबर बी केल्विन, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 29/3/2016 को। गाइज आप सभी को पता है भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या है, ये है भैया ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में, हमारी सेल्स में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है या फिर जलाया जाता है। और जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया साथ ही साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपको एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा है भैया, इस ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो भैया याद रखना है कैलोरीज में मापा जाता है। ये जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा गया है, जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है, इसी ऊर्जा को हमारे सेल टिश्यू ऑर्गन ग्रहण करते हैं और जिससे वह अपना कार्य लगातार करते रहते हैं और उसी से ही हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है भैया। तो इसे कैलोरीज में मापा जाता है। आपने सुना होगा कि जैसे कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आप कहते हो कि भाई 1 ग्राम फैट से 9.3 लगभग में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भैया किस में मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। क्या समझ में आया क्वेश्चन नंबर 74। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया भैया। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग जो पुनः विकसित तो हो सकता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी है दिमाग, ऑप्शन नंबर सी है तिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय,
और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 29/3/2016 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत का ही दूसरा नाम होता है लीवर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, और इसे जिगर भी कहा जाता है भैया। ये जो लीवर होता है, ये जो यकृत होता है, ये जो जिगर होता है, इसमें भैया हिपेटिक सेल पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके लीवर में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो हिपेटिक सेल पाई जाती है। और इस हिपेटिक सेल में बेटा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अब ये पुनरुद्भवन की क्षमता है क्या? तो भैया अगर आप इन्हें नष्ट कर देते हो, कहने का मतलब इनका पुनर्निर्माण हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे नॉर्मल भाषा में बात कहूं तो आपका जो लीवर है, अब इस लीवर को आपने, जैसे कि कोई लीवर है, अब इस लीवर को आपने बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया, तो इस लीवर में ये जो आधा बचा हुआ जो लीवर है, मान लीजिए ये भाग आपने काट करके बाहर फेंक दिया, अब आपके पास सिर्फ ये वाला भाग ही बचा हुआ है लीवर का। तो लीवर के इस वाले भाग में ये जो हिपेटिक सेल पाई जाती है, ये भैया पूरे लीवर का वापस निर्माण कर लेगी। इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है भैया इस हिपेटिक सेल में। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर का लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जिसे हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि 70-60% तक भी भैया, 60-70-80% तक भी भैया लीवर को हम डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि पूरे लीवर का 80% भाग आप डोनेट कर सकते हो, 70% भाग आप डोनेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका लीवर सही है और इसमें ये जो हिपेटिक सेल पाई जाती है, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, इसके कारण दोबारा वापस पहले जैसे ही आपके शरीर में लीवर का निर्माण हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे कम पुनः विकसित मानव शरीर का कौन सा अंग होता है या कौन सी कोशिका होती है? तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में बेटा एक न्यूरॉन सेल पाई जाती है। ये जो न्यूरॉन सेल होती है, इस न्यूरॉन सेल में पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल कम होती है, इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। तो अगर ये एक बार नष्ट हो गई भैया तो दोबारा इसका निर्माण नहीं होगा। लेकिन हिपेटिक सेल में ऐसा नहीं है, एक बार नष्ट हो गई तो पुनः इसका निर्माण हो सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि कभी भी जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हो तो हेलमेट का यूज लिया करो। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ब्रेन में ये जो न्यूरॉन सेल पाई जाती है, अगर ये एक बार नष्ट हो गई, एक बार ये डैमेज हो गई तो दोबारा सही नहीं होती भैया, दोबारा सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बिल्कुल ही नहीं पाई जाती भैया। तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता इस न्यूरॉन सेल में पाई जाती है और सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता इस हिपेटिक सेल में पाई जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अनुनादन तंतु, ऑप्शन नंबर बी है स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन नंबर सी है वॉइस बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है थायरोरिटेनोइड। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 31/3/2016। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी वॉइस बॉक्स। देखिए होता क्या है, ये मान लीजिए आपकी विंड पाइप है। क्या है? विंड पाइप, जैसे आप ट्रेकिया भी बोलते हो, वायु नली हिंदी में कहे तो। इस वायु नली के जस्ट ऊपर की तरफ एक संरचना आपको दिखाई देती है जिसे बोला जाता है लेरिक्स। क्या बोला जाता है? लेरिक्स बोला जाता है। हिंदी में लिखे तो भैया आप ऐसे लिख सकते हो लेरिक्स। और इसी लेरिक्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। इसे ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है। इस वॉइस बॉक्स में, इस साउंड बॉक्स में या इस लेरिक्स में ऐसे पतली पतली सी
जिसे पन्नी होती है ना, वैसे ही कुछ वोकल कॉर्ड होती है। तो जब हम श्वास लेते हैं, अभी वायु नली के जस्ट ऊपर है, तो जो हम श्वास लेंगे तो हवा आपके शरीर में जाएगी, आपके मुंह में जाएगी, नाक की सहायता से, मुंह की सहायता से, तो इस वॉइस बॉक्स से होती हुई जाती है बेटा। तो इस वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है? वोकल कॉर्ड। इसे हिंदी में कहा जाता है स्वर रज्जु। अब इस स्वर रज्जु में क्या होता है? कंपन होता है भैया ध्वनि से। अरे हवा से कंपन होता है, जैसे हवा आई तो इसमें क्या होगा? कंपन होगा, और इस कंपन से भैया ध्वनि बनती है, यानी कि आवाज बनती है, यानी कि आवाज बनती है। ध्वनि नहीं है, ध्वनि है, ये आवाज बनती है भैया। अब आपको कौन सी भाषा बोलनी है ये तो आपका ब्रेन डिसाइड करता है, और आपकी आवाज को शब्दों का रूप देने का कार्य कौन करता है? आपकी जीभ करती है। लेकिन जो आवाज बनी है वो भैया इस लिरिक्स में ही बनती है, इस वोकल कॉर्ड के द्वारा ही बनती है। जब आप श्वास लेते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसी से ही बनती है भैया, इस स्वर रज्जु से। तो ब्रेन आपको कौन सी भाषा बोलनी है ये डिसाइड करता है। जीभ आपकी जो आवाज बनी है इस वॉइस बॉक्स में, इस कंठ में, इस साउंड बॉक्स में, इस लिरिक्स में, उसे शब्दों का रूप देने का काम करती है। और इसमें ऐसा क्या पाया जाता है? ताकि आवाज बनती है तो वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु पाया जाता है, जिसके कंपन से, यह हवा से कंपन होती है, और इसके कंपन से भैया ध्वनि बनती है, आवाज बनती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? कंठ कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था एक क्वेश्चन 31/3/2016 को। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस बैच का मैं टाइम आपको बता देता हूँ। हर रोज शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपको क्लासें मिलती है। सप्ताह में एक दिन संडे का ऑफ रहता है। अगर संडे के दिन मान लीजिए सप्ताह के किसी दिन ऑफ रहेगा, जैसे कि सोमवार को ऑफ रहेगा, तो फिर संडे को भी क्लास आती है, यानी कि सप्ताह में से 6 दिन तो आपको मैं क्लास देता ही देता हूँ। और किसी दिन मन में आ जाता है तो मैं आपको 7वें दिन भी दे देता हूँ, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, या फिर आपके सिलेबस के ऊपर निर्भर करता है कि भैया कितना करवाना है, कितना बाकी है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए तो रामबाण साबित होगा ही होगा, साथ ही साथ में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो आप, सभी परीक्षाओं के लिए ये बैच उपयोगी है। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, चेकआउट करिए। इतनी बात समझ में आ गई? एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये कोई ऐसे में से क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं, या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं, इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए भैया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।